हम आपकी भारत माता को बहुत बढ़िया से जानते हैं, वो हमारी भारत माता नहीं है। ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मेरे को लगने लगा है कि ये जब नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को छोड़कर कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई तो वजह क्या थी, कौन चीज़ इसको मोटिवेट करके यहाँ लाया। टुकड़े टुकड़े गैंग के शैला रशीद, इंजीनियर रशीद और ज़हूर वटाली जैसे लोगों ने पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी के अंदर मौत की दुकानें सजा के रखी हैं। ऐसे तमाम साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उनका एलिगेशन है कि आप मतलब वो इन वे कहते हैं कि आप जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज में हैं, फिर उस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? एलिगेशन को एलिगेशन नहीं मानती हूँ, क्योंकि एलिगेशन तब कहलाई जाती है जब उसमें कुछ दम हो, जब उसमें कुछ बेसिस हो। ये जो है ये टोटल फिक्शन स्टोरी है। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला रशीद पर एक बार फिर से लगे हैं गंभीर आरोप। और इस बार आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि शैला के संबंध ऐसे लोगों से हो सकते हैं जिनके संबंध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से। उन्होंने यह भी कहा कि जांच होगी तो टेरर फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क के बारे में पता चल जाएगा। शैला के पिता के आरोप गंभीर हैं और अगर पिता के आरोप सच हैं तो बड़ा सवाल यही है कि राजनीति के नाम पर देशद्रोह का काम कैसे किया जा सकता है। और ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारे सवाल भी यही, नाम राजनीति और काम राष्ट्रद्रोह का। तो देशद्रोही गैंग की मेंबर हैं क्या शैला रशीद? क्योंकि जो आरोप उनके पिता लगा रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, शैला पर पिता के आरोपों में सच्चाई कुछ भी है उनमें। जेएनयू से जम्मू कश्मीर तक कितनी साजिश और पारिवारिक लड़ाई है ये, या असली में जो उनके पिता कह रहे हैं देशद्रोह का मामला है? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद जी से, जिन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे, अक्सर माता पिता अपने बच्चों की कमियों को छिपाते हैं, ऐसी आपकी क्या मजबूरी रही कि आपको आकर इस तरह सामने आना पड़ा और इतने गंभीर आरोप आपने लगाए? देखिए, ये सिलसिला 2017 में शुरू हो गया जब मेरी बेटी ने नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ के कश्मीर पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। पहले तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने इससे बात की थी कि तुम्हारा कश्मीर आने का कोई प्रोग्राम है। इसको कैटेगोरिकली उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, कहा मेरा कश्मीर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब जब ऑफ अ सडन आ गई 2017 में, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल पेरेंट मुझे पूछना है ना इनको कि क्यों आ गई, तो क्या एजेंडा है तुम्हारा कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का। तो अभी तक ये सेटिस्फाई नहीं कर पाई मुझे। इन बिटवीन कुछ और डेवलपमेंट्स हो गई कि मुझे ज़हूर वटाली ने अपने घर पे बुलाया था, जहाँ पे इंजीनियर रशीद भी मेरे साथ मिले। तो उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया कि इसने हमारी पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफ़र भी बताया है आपके लिए, मतलब आपकी बेटी के लिए, तो वो आप चाहे तो कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि ये मेरे लिए नई एक चीज़ थी, मैंने बेसिकली इसके बारे में तो सुना नहीं था, ना इसका यकीन किया था कि ये ऐसा करेगी। मैंने कहा मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। जब वो आ गई 7-8 दिन के बाद, उससे मेरी बात हो गई, तो उन्होंने कंफर्म किया इस बात को कि हाँ, उन्होंने इनके संगठन को ज्वाइन किया है और एक पार्टी लॉन्च होने वाली है। तो वो लॉन्च आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का हो गया। तो लेकिन इन बिटवीन जो पैसे की बात चली, मैंने जब इससे पूछा कि ये पैसे वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं, ये क्या था, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप चुप रहो, आगे से ऐसी बात नहीं करनी है आपको। अब बताइए एज ए पेरेंट ये मेरा कंसर्न है कि नहीं?
तो मैं क्या ये माना जाए कि आपकी लड़ाई शैला रशीद के साथ 2017 से शुरू हुई? 2017 में ये आ गई ना यहाँ कश्मीर पॉलिटिक्स में। देखो, आपको पता है, आपके मीडिया ने खूब चलाया पहले इस न्यूज़ को कि शाह फैसल ने और शैला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है ना। आपके मीडिया में सब कुछ मटेरियल मौजूद है, यूट्यूब में है। तो पहले उसकी कंफर्मेशन मैंने इससे ले ली, उसको भी इन्होंने जुटलाया नहीं, कहा हाँ मैंने ज्वाइन की है। और पहली हमारी जो प्रिलिमिनरी बात हो गई है वो फारूक साहब की कोठी पे हो गई है, निज़ामुद्दीन वाली कोठी दिल्ली में, जहाँ पे ये तय किया पार्टी ने कि शैला श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट कंटेस्ट करेगी और शाह फैसल बारामूला वाली सीट कंटेस्ट करेंगे। यही तो बात हो गई थी पहले। अब देखो इसकी कलाबाजी देखो, पहले सीपीएम से निकलना, उसके बाद एनसी में। अब जब मैंने एनसी के बारे में बात पूछी, पहले पूछी थी, इसने कैटेगोरिकली रिफ्यूज़ किया था, कहा मैं कातिलों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। कातिलों से मतलब उमर अब्दुल्ला की रिजीम के दौरान वो 2-4 महीने का, 5-6 महीने का वो बुरहान वगैरह वाले किस्से हो गए थे, जिसमें बहुत सारे यूथ कंज्यूम हो गए थे। तो इसी को लेके ये कह रही थी कि कातिलों की पार्टी में नहीं जाना है। उसके बाद आप बताओ, कातिलों की पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक फादर को क्या करना चाहिए? फिर मैंने पूछा क्या किया ये, आप तो बोल रहे थे नहीं जाना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हाँ मैंने आप इनके मतलब पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे कंटेस्ट भी करना है। यहाँ तक कि कह दिया कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ है अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ उसको थोड़ा काम करो। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की। तो वही उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से क्या दिक्कत थी? शैला रशीद के उस पार्टी में जाने से आपको क्या दिक्कत हुई? क्या आपके ऑब्जेक्शंस थे? उस पार्टी को चलाने वाले 3 लोग हैं पैटर्न्स। एक फिरोज़ पीरज़ादा है जो प्रेजेंट चेयरमैन है पार्टी का शाह फैसल के जाने के बाद, और दो लोग हैं ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर, दोनों के दोनों इस वक्त एनआईए की कस्टडी में हैं। और आपको भी जानकारी है, मेरे को भी जानकारी है कि वो टेरर फंडिंग के केस में एनआईए की कस्टडी में है। तो मेरी भी बेटी उनके साथ एसोसिएटेड है ना, मुझे भी तो पूछना है ना उसको। ठीक है। अब वो जो आपकी मीटिंग जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, ज़हूर वटाली और राशिद इंजीनियर के साथ जिस मीटिंग का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके डिटेल्स बताइए जरा। मुझे जो मीटिंग मेरी ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर के साथ हो गई थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि हमने कुछ अमाउंट इसके लिए रखा हुआ है जो कि लगभग 3 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो शैला यूज़ कर सकती है अभी के अभी। ये जून 2007, 1.5 महीने या हार्डली 2 महीने के बाद ज़हूर वटाली अरेस्ट हो गए। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जून 2017। ठीक है, आप जून 2017 की बात कर रहे हैं। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी देशद्रोही गतिविधियां, आप यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग, अगर जांच हो तो टेरर फंडिंग का भी खुलासा होगा। बड़ा सवाल ये कि आप ये बड़े आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आधार क्या है इनका? देखिए आदित्य जी, मैं देश विरोधी मैंने वर्ड किया है, कल से मैं लगातार वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके बेसिस ये है कि जो केस इन्होंने मेरे ऊपर किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, आप उस केस हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। उसमें ये शो कर रही है अपने आप को कि ये अनएम्प्लॉयड है, इसकी बहन भी अनएम्प्लॉयड है। अब इनके अकाउंट से पता लग ही जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको भी बता देंगे कि इनके अकाउंट से कितना मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसके बाद आप ही फैसला कर लीजिए, जो शख्स अनएम्प्लॉयड होगा उसके अकाउंट में इतना पैसा आता है जाता है, तो आप खुद ही इस बात का फैसला करेंगे ना क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मुझे भी यही चिंता है, मुझे एक बार पता लग जाए कि ये पैसा कहाँ से आता है। मेरी मतलब एज अ फादर क्या ये जिम्मेवारी नहीं है इस बात का पता लगा लूँ? ठीक है, एज अ फादर आप कह रहे हैं आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो आप पर भी तो आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि आप उनकी माताजी, उनकी बहन और खुद उन्हें तंग करते थे। डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा रही हैं वो आप पर। जी, मैंने अभी आपको दिखाया
मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, आपके प्रेस वाले भाई साहब को सबको दिखाया मैंने। इन्होंने जो मेरे ऊपर केस लेवल किया था, ये है उसके रिलीफ की कॉपी, ठीक है जी। इन्होंने मेरे ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, ये है सेकंड एडिशनल सेशन जज की ऑर्डर की कॉपी, जिन्होंने मुझे बाइज्जत घर में वापस भेज दिया, ये कहकर कि आप इंडिविजुअली रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, और ये ऊपर वाली मंजिल में रहेंगे, आप ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है सब कुछ। ये मैंने प्रेस के बाई लोगों को भी दे दिया है इसकी कॉपी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट का केस डाला था, उस केस को आप पढ़ लीजिए एक बार, ऑर्डर को पढ़ लीजिए। थर्ड मुंसिफ जज मुझे सुने बगैर मुझे जबरदस्त एक्यूज डिक्लेयर कर रही है। अब्दुल राशिद जी, देखिए मैं अदालत के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, हमारे अधिकार क्षेत्र से, और ना उस पर बात करना यहाँ पर सही होगा। आपने शुरुआत में ही कहा आपकी दिक्कत जो है वो 2017 में स्टार्ट हुई। आपको नेशनल पॉलिटिक्स से ऐसा लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में शैला रशीद के होने से दिक्कत नहीं थी, आपकी दिक्कत यह है कि वो कश्मीर पॉलिटिक्स में क्यों आई? देखिए, कश्मीर पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में फ़र्क है। इश्यूज़ आप देख लीजिए क्या है। इश्यूज़ है, अगर कश्मीर में पॉलिटिक्स आपको चलाना है, या तो भारत माता की जय करना है, या हम क्या चाहते हैं आज़ादी करना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो ये खुद बताए इसने कौन सा दो में से कौन सा रास्ता चूज़ करना है। आपको लग रहा है यहाँ कोई थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिक्स में? आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, वो देखो क्या कर रहे हैं। आजकल पंचायती इलेक्शन लड़ने पे आ गए हैं वो। अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे जब तक हम रेस्टोरेशन 370 आर्टिकल 370 की नहीं करेंगे और आर्टिकल 35 को रेस्टोर नहीं करेंगे, तब तक कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ेंगे। अब तो वो पंचायती इलेक्शन भी लड़ने लगे हैं। अब खुद ही बताओ, यही पॉलिटिक्स लड़ने आई है ये। इसको भी पंचायती इलेक्शन लड़ना था क्या? ठीक है, अब आप चाहते क्या हैं? अब आगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये जांच हो जाए, हर तरह से, हर लेवल से इसकी जांच हो जाए। एक बार पता चल जाए मुझे मेरी बेटी कहाँ पे है और क्या कर रही है, और सबको, आप सबको, हम सबको पता लगना चाहिए क्या कर रही है। ठीक है, आपने जांच की बात, अच्छा ठीक है, आपने जांच की बात की। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा, कल आप देशद्रोही गतिविधियों की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपने इलीगल एक्टिविटीज का जिक्र किया। जब आप इलीगल एक्टिविटीज कहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं शैला रशीद पर, आपका मतलब क्या है? मतलब ये था कि देखिए, यूथ को एंगेज करना, किस बात के लिए एंगेज करना है, हमें भी पता लग जाए कि मूवमेंट क्या चलाना चाहते हैं, ये कौन सी मूवमेंट चलाना चाहते हैं यूथ को लेके। अभी तक हमारा 1 लाख के करीब का यूथ कंज्यूम हो गया है पहले ही कश्मीर में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं फार्मेसी के फील्ड से हूँ, आई एम अ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल। हमने अभी तक जितने भी लीडिंग साइकोलॉजिस्ट से बात की है, जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में देखा है कि एक तो यूथ जो मारा गया, जो बचा हुआ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो अगर वो हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हमें भी तो आप सबको, हमको सबको बोलना है ना उनके लिए। उनके लिए कोई बात नहीं करता है। ज्वाइनिंग से इनकी पार्टी को ज्वाइन करने से क्या मसला हल हुआ? कितने लोग इन्होंने मतलब मेन स्ट्रीम में लाए? मेन स्ट्रीम में ही लाना है ना उनको। बताएं कितने लोगों को लाया है। तो आप क्या कह रहे हैं कि युवाओं को बरगलाने का काम किया आपकी बेटी ने, ये आरोप लगा रहे हैं आप? ये सारे जितने भी हैं, ये यूथ को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने यूथ को बचाना है। ये मैसेज सारे कोनों में चला जाना चाहिए। इस वक्त यूथ बहुत ही डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में है, हमारा यूथ। ठीक है, इनको हमें बचाना है। ठीक, आपकी अपनी बेटी से बात हुई है? आप जब से आपका ये वीडियो वायरल हुआ है और आप आए हैं मीडिया के सामने, शैला रशीद के साथ आपकी कोई बात हुई है? देखो, एक सिविलाइज्ड और ये जो सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके अंदर एक सोशल सेंस भी होनी चाहिए। देखो कैसी सोशल सेंस है
68 साल के बाप को इसने घर से निकाल दिया, कपड़े तक नहीं निकालने दिए, ताला चढ़ा दिया, ठीक है। और ऊपर से एलिगेशंस लगाई। आप ही बता दो एज अ फादर कोई भी हो इसको किस एंगल से लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद शोरा जी, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है और अपनी बात रखी है। लेकिन इस बात को दोहराते हुए अब्दुल रशीद जी की साइड जो है वो भी हमने आपको दिखाई है, और शैला रशीद ने क्या कहा, किस तरह से आरोपों को बेबुनियाद बताया है, वो भी हमने आपको दिखाया है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुनीत चोपड़ा है, हमारे साथ के शर्मा है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल, इफ्तिकार मिसगर, 3 बड़ी बातें अगर आपने सुना हो, शैला रशीद के पिता को वो देशद्रोही गतिविधि की बात करते हैं, वो टेरर फंडिंग की बात करते हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति का नाम और काम तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए अदिति जी, ये बिल्कुल डोमेस्टिक मसला है। पहले ये नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसे प्रेस मीडिया में नहीं आना चाहिए था। चलिए वो भी इनकी अपनी मर्जी है, उसको भी इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है और जिस तरीके से मैं इसको देख पाता हूं कि शैला रशीद के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आरोप तो बहुत ही सीरियस है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को पूछताछ करनी चाहिए, एनआईए यहाँ पर ही है। लेकिन एक सवालिया मार्क आ रहा है कि शैला रशीद ही क्यों? शैला रशीद जिसका ताल्लुक सीपीआईएम से है, और सीपीआईएम से जो लड़की अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करके आती है, किस तरीके से हम लोग ये जज कर पाए कि ये किसी गतिविधि में शामिल हो जो एंटी नेशनलिस्ट हो? कल को हम गॉड फॉरबिड अगर ऐसा ही सिलसिला चला, हमारे जितने भी यहाँ पे आज की डेट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी, अगर जहां जहां पे उनको लगता है कि हमें थर्ड परसेप्शन कहीं से आ रहा है, हमारे खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो अगर इतनी छोटी तरीकों से लोगों को फंसाया गया या लोगों को, ठीक है, आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यही कहना चाह रहे हैं ना इफ्तिकार मिसगर आप? बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसको बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है। लेकिन उनके पिता जो आरोप लगा रहे हैं वो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज के आरोप लगा रहे हैं, वो टेरर फंडिंग का आरोप भी लगा रहे हैं। ठीक है के शर्मा, देखिए मैं उनके पिता की बात सुना, और है तो ये एक परिवार का मसला, लेकिन इसके कंसर्न जो है पूरे देश से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, उन्होंने 2 बहुत ही जो है जिम्मेदारी भरी बात की है, और जिसकी अपेक्षा हम आज जम्मू कश्मीर या देश के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी पेरेंट्स से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बच्चे उनके कहाँ जा रहे हैं, किस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, और किससे उसका संपर्क है और क्या गतिविधि है उनकी। यदि उस पर उनको ये कहीं पर शक है तो वो पहले उनसे खुद पूछें और उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। जांच की बात कीजिए ना सर, वो माता पिता की तो जो ड्यूटी है कर रहे हैं सर। मैं यही तो कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना आप पहले। जो अब असगर साहब जो आरोप लगा रहे हैं या जो हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, मैं उसकी उस लाइन पे बोल रहा हूं ना। तो मैं इसलिए कहा कि ये बहुत अच्छा कंसर्न है। उनको कहीं पर ये गतिविधि ऐसी लगी कि ये गतिविधि जो है संदेह की घेरे में आती है, या इसका ये प्रॉपर जो है ये जवाब नहीं दे रही है, और कल कोई घटनाक्रम हो जाए तो उसने उस सारे चीजों को समझते हुए पुलिस में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। कल पेरेंट्स की भी तो लायबिलिटीज बनती है इस संदर्भ में लेकर कि भाई उनको जानकारी थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताई। तो उन्होंने ये पूरी जानकारी जो है पुलिस को उसको दी है। अब पुलिस इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करेगी, पूरी जांच करेगी, जांच करके इसकी वास्तविकता तक जाएगी, और इसमें जो भी उसमें जो कल्पित होंगे या इससे जो जुड़े हुए लोग होंगे, जो गुमराह हुआ, जिन्होंने गुमराह किया या जो गुमराह करके एक्टिविटीज कर रहे, अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि ये जो लड़की है जो शैला रशीद है, यही दिल्ली जेएनयू में इनके बाकायदा फोटोग्राफ्स वो तो सर ठीक है के शर्मा जी, मैं आपसे लगाते हुए देशद्रोही नारे लगाते दिख रही है। सर आप ये कह रहे हैं कि शैला रशीद, जो उनके पिता कह रहे हैं कि जो इनके पास पैसा आता था, फंडिंग आती थी, उसकी जांच होनी चाहिए, कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि शैला रशीद को जो पैसा आ रहा था, ये जो फंडिंग थी, उसकी जांच की जाएगी? चला दें ये खबर? क्यों नहीं, डीजीपी को उन्होंने लिखा है तो वहां कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून अपना कार्रवाई करेगा ना, कानून उसकी चीजों को समझेगा, वो कानूनी अधिकारी हैं,
वो इसको देखेंगे सारी चीजों को, और उसमें उनको लगेगा कि कोई चीज है तो उसकी जांच करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वैसे जिन 2 नामों का जिक्र उनके पिता ने किया वो इस समय एनआईए की कस्टडी में है सर, तो जिन लोगों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो एनआईए की कस्टडी में हैं, तो उस लिहाज से इसमें एनआईए के रोल की बात भी की जा रही है सर इस इन्वेस्टिगेशन में। बहरहाल हमारे साथ सुनी चोपड़ा भी है। आपत्ति क्या है? सुनी चोपड़ा जी, किसी को आजादी चाहिए, किसी को भारत के टुकड़े करने हैं, किसी को भारत के एक हिस्से को काट देना है, और किसी को राजनीति के नाम पर इस तरह के संगीन आरोप उस पर लग रहे हैं। ये चल क्या रहा है इस देश में? आज हमारे देश में सच और झूठ का अंतर रही नहीं। मैं जानता हूं कि सीपीआईएम को बनाने वाले लोगों में भगत सिंह के साथी शिव वर्मा थे, भगत सिंह के साथी पंडित किशोरीलाल थे, चंद्र सिंह गढ़वाली थे, हरे कृष्ण कोनार थे। इनसे बेहतर राष्ट्रीय भक्त या कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो मेरा ये कहना है, जिन लोगों ने अपने देश के लिए पूरी जिंदगी दी है, उनके संगठन को आप देशद्रोही दिखाना चाह रहे हैं एक छोटी सी लड़की पे झूठे आरोप लगा के, तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे गुस्सा चढ़ता है। छोटी सी लड़की, झूठे आरोप। सर आप तो खुद ही जज बन गए राकेश सिन्हा जी। मैं सीधा आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ झूठे आरोप। खुद ही जज बन गए। कोई भी सीपीएम में आ नहीं सकता जो देशद्रोही है। उन लोगों के खिलाफ तो आप इतने मुखर नहीं होते जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। आप उन लोगों के खिलाफ तो आप इतने मुखर नहीं होते जो आजादी की बात करते हैं। उन लोगों के खिलाफ तो आप इसी अंदाज में नहीं बोलते जो इस देश के एक हिस्से को काट देने की बात करते हैं। जो इस देश की आर्मी के खिलाफ बोलते हैं वो तो नहीं बोलते सर आप, राकेश सिन्हा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आरोप एनआईए ने नहीं, सीबीआई ने नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने नहीं, उनके स्वयं के पिता ने लगाया। इस आरोप में 2 मुख्य बातें हैं। एक तो पिता का दर्द अपनी पुत्री के लिए है कि मेरी पुत्री गलत रास्ते पर जा रही है, आतंकियों के साठगांठ में काम कर रही है। इसका अर्थ है कई महीनों तक या 1-2 वर्षों तक अपनी पुत्री को सही रास्ते पर लाने की पिता ने कोशिश की। उनको मालूम है कि आतंकी गठबंधन से और आतंकियों के पैसे या उनके साथ रहने से उसका अंजाम बुरा होता है, उन्होंने पूरी दुनिया में देखा है। तो एक पिता के रूप में जब पुत्री को नैतिक आधार पर, पिता पुत्री संबंध के आधार पर नहीं रोक पाए, तो उन्हें लगा कि शायद इस पुत्री के इस कार्य से पूरा परिवार ही उस दलदल में फंसेगा। तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, और मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यदि वो अपनी बातों पर हैं और रहेंगे तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि पिता के रूप में, इस देश के स्वतंत्र स्वाभिमानी संविधान के नागरिक के रूप में उन्होंने जो काम किया वो अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। मैं सुनीत चोपड़ा जी को एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि मेरे पार्टी को बनाने वाले सुनीत चोपड़ा जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ, 32 लोगों ने राष्ट्रीय परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का बाइकआउट क्यों किया था, जिन्होंने सीपीएम बनाया? क्योंकि चीन भारत पर आक्रमण नहीं कर रहा है, वो कह रहे थे भारत ने चीन पर आक्रमण किया। और जब कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को नहीं मानी तो वे 32 लोग अलग हुए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और उस पार्टी के सभी कोनार की बात कर रहे हैं। कोनार बंगाल में चीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। किस कोनार की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने वो किताब छापी थी, सावरकर की चिट्ठियों। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसको लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए जेल भेज दिया था कि सावरकर की चिट्ठियों में क्या लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री, आप सावरकर की पार्टी हैं, आप गोडसे के एक्चुअल फॉलोअर्स हैं। हिंदू महासभा के नेता गोडसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों साला मसूद के उस बच्ची, जिसको बच्ची कह रहे हैं, सीताराम येचुरी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। लोग सीपीएम को अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अनजान हो। जवाहरलाल नेहरू पता होना चाहिए। चंद्र सिंह गढ़वाली की बॉडीगार्ड में था उस वक्त जब इंदिरा गांधी वहां पर सलामी देने आई थी 4 अशोका रोड। मुझे मालूम है किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं।
एक विश्वविद्यालय के मंच का दुरुपयोग किया। ऐसे लोगों को जैसे उसके नेता रहे हैं, लोगों ने जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी चाहिए। देखिए क्या सुना रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की। आप लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, आप लोगों की बात मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया अगली बार ट्रंप सरकार, और हार गया ट्रंप। सुनील चोपड़ा जी, मुझे मालूम है आपकी औकात क्या है। शैला रशीद से आप चले गए सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर। हाँ, प्रधानमंत्री पे सर मैं पहली बार आज मैंने इस देश के प्रधानमंत्री को देखा है कहते हुए अगली बार इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, वो देश के चमचे हैं जी। प्लीज सर चिल्लाइए नहीं सर। वो देश के सर डोंट शाउट, वो देश। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं मानता हूं जो आदमी अगली बार ट्रंप सरकार कह सकता है उससे ज्यादा बदनाम कोई नहीं हो सकता। टॉपिक पर रहेंगे। यहाँ पर शैला रशीद पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं। अरे क्योंकि ट्रंप हार गया। सुनील चोपड़ा जी प्लीज सर काम डाउन। शैला रशीद बच्चे आपको देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं वो? इस तरह का वाद विवाद होता है, इस तरह से वाद विवाद किया जाता है। वी रिस्पेक्ट। हाँ हाँ सर, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऐसों की ही तो रिस्पेक्ट करते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो आजादी के नारे बुलंद करते हैं, जो देश के एक हिस्से को काट देने की बात करते हैं। सर आप ऐसे ही लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इफ्तिकार मिसगर, आरोप गंभीर है सर, प्लीज प्लीज। इफ्तिकार मिसगर, आरोप गंभीर है क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, खुद शैला रशीद के पिता हैं। तो क्या हो गया, क्या कह सकते हैं? अरे सुनील चोपड़ा जी, आरोप बहुत आदित्य जी आरोप बहुत गंभीर है, और ये भी बिल्हा मतलब बड़ा संजीदा मसला है कि उनके पिता ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन साथ बसाथ हमें ये भी देखना चाहिए कि एक हमारी भी बेटियां हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, शैला रशीद भी किसी की बेटी हैं, और आप एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे पब्लिक होना, इसमें संजीदगी से सोचने की जरूरत होगी। दूसरा मुझे जहाँ पे लग रहा है कि तो देखिए हर एक आदित्य जी मुझे कंप्लीट कर कुछ तो मजबूरी रही होगी ना इफ्तिकार मिसगर जी, कुछ तो मजबूरी रही होगी ना उस पिता की कि इस तरह से सामने आना पड़ा। वरना हम जिस दुनिया में रहते हैं, या हमारे जो माता पिता हैं हमारी नाकामी पर, हमारी बुराइयों पर, हमारी खामियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं ना इफ्तिकार मिसगर जी। कितने पिता ऐसे होंगे जो इस तरह से सामने आएंगे जब तक कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी ना रही। यही पॉइंट मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। अभी वक्त इतना ही है। राकेश सिन्हा जी, के शर्मा जी, इफ्तिकार मिसगर जी और सुनील चोपड़ा, फिलहाल इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.